नमस्कार। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ, सुखी और कुशल मंगल होंगे। आज का मेरा वीडियो है यूरोप के फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। मैं उस फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं जो इंडिया में चल रहा है, जिसमें जॉर्ज सोरोस ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने पैसा लगाया है या उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मैं उस फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं जो यूरोप में सच में जेन्युइनली हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? फार्मर्स प्रोटेस्ट आखिर हो ही क्यों रहा है? शायद आप सबको पता है कि दुनिया के सारे देशों ने 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिजनेस गोल्स पे साइन इन कर लिया है। और ये गोल्स कुछ कुछ ऐसे हैं जहां पे जो कहते हैं, क्लाउस श्वाब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं कि दुनिया में कोई गरीबी ना हो, पावर्टी ना हो, जीरो हंगर हो, साथ में अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी हो, और ऐसी कई और चीजें हैं जैसे क्लीन वाटर सैनिटेशन हो। और ये सारी जो चीजें हैं क्लाइमेट एक्शन की, इसकी वजह से यूरोप के फार्मर्स को बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फार्मर्स जो यूरोप के हैं, अब उन्होंने रास्ते ब्लॉक करने लगे हैं। यहां तक कि पोलैंड के फार्मर्स और स्पेन के फार्मर्स ने भी अब फार्मर्स प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया है। इसकी वजह से इन्होंने मेजर हाईवेज को बंद करना शुरू कर दिया है। अलग अलग जगहों में जाके अपना सामान डालना शुरू कर दिया है, जैसे कि अंडे, खाद, गोबर, जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं या प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचें तो यूरोप के 5 से 15% जनता फार्मिंग में फार्मिंग में जीविकोपार्जन या फार्मिंग के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। मतलब अगर आप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज देखें, वहां पे करीब करीब 5% जनता, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, वो फार्मिंग करती है। और ईस्टर्न यूरोप में अगर आप रोमेनिया, हंगरी या पोलैंड को लें तो वहां पे करीब करीब 15% जनता फार्मिंग करती है। और इसमें प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हुए यूरोप ने यूक्रेन से बहुत सारा खाद्य पदार्थ इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। मतलब आप सही समझ रहे होंगे, पिछले साल 2022 में यूरोप ने करीब करीब $13 बिलियन के एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स करे हैं यूक्रेन से। और ये उसके पिछले साल सिर्फ, मतलब 2021 में सिर्फ 7 बिलियन के होते थे। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस प्रैक्टिस से ईस्टर्न यूरोप के जो फार्मर्स हैं उनके प्राइसेस को अंडरकट किया जा रहा है। जैसे आप आलू की बात करें, आप गेहूं की बात करें, ये सारी चीजें अब यूरोप के जो फार्मर्स हैं उनके लिए बनाने के लिए इट डजंट मेक सेंस, उनके लिए सेंस नहीं बनती है बनाने के लिए। और आपने तो सुन ही लिया होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अब कह दिया है कि यूरोपियन कमीशन को ये सारी प्रैक्टिसेस को रोकना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अपनी क्लाइमेट डील को पूरा करने के लिए एक बात पक्की कर दी है कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने एमिशंस को कट करके रहेंगे। और इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने और भी दूसरे देशों से, दूसरे बड़े बड़े यूनियन से टाइप्स करा है, जैसे मर्क्यूसर है, जहां पे 93%, दैट मीन्स अप टू 93% जितने भी टैरिफ्स हैं जो फार्मिंग प्रोडक्ट्स में हैं, वो सब के सब हटा दिए जाएंगे। मतलब मर्क्यूसर का जो असल में डील चल रही थी यूरोपियन यूनियन के साथ, अगर आपको शायद पता न हो, मर्क्यूसर एक बेसिकली ट्रेड यूनियन है लैटिन अमेरिका की। उन्होंने कहा था कि अगर आप मर्क्यूसर या लैटिन अमेरिका के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स से आप 93% टैरिफ हटा देंगे तो बदले में यूरोपियन कंपनियों को लैटिन अमेरिकन मार्केट्स का एक्सेस मिलेगा। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यूरोप में बहुत सारे चीप इंपोर्ट्स आने लगे हैं और साथ में फार्मर्स को ये भी कह दिया गया है कि वो अपना एमिशन कट करें। पर इससे हो क्या रहा है? इससे एक बड़ी अनोखी स्थिति बनती जा रही है। जैसे कि हंगरी के फार्मर्स जो हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर पे अब डेमोन्स्ट्रेट करने लगे हैं। पोलैंड के जो फार्मर्स हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन का आलू यूरोप के आलू से 68% सस्ता होता है और इसकी वजह से यूरोपियन फार्मर अब जिंदा नहीं रह सकता है। अगर आप कैलकुलेशन लेके चलें तो मैं अगर आपको वर्बेटिम बताऊं, द एवरेज लॉस दिस ईयर टू फार्मर फॉर द व्हीट वी प्लांटेड लास्ट सितंबर विल बी अबाउट 300 यूरोस पर हेक्टेयर। मतलब अगर आप मोटा मोटा लगा के चलें कि किसी फार्मर का 100 हेक्टेयर का खेत है या किसी फार्मर का 400 हेक्टेयर का खेत है, तो 100 हेक्टेयर के खेत में फार्मर को 3 लाख यूरो का नुकसान हो रहा है और 400 हेक्टेयर के खेत में फार्मर को करीब करीब 12 लाख यूरो, 1.2 मिलियन यूरोस का नुकसान हो रहा है। पर यूरोप जो भी ये चीजें कर रहा है, इससे असल में असर क्या पड़ेगा? इससे असल में रिजल्ट क्या होगा? यही इस बड़े काम की चीज है जानने वाली
कि यूरोप के जो एग्रीकल्चरल एमिशंस हैं, ये सारे मेजर्स लगा के भी यूरोप के एग्रीकल्चर एमिशंस 2050 तक, मतलब आज से 26 साल बाद तक सिर्फ 5% कम होंगे। यूरोप का जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल एमिशन जो होता है वो असल में एंटेरिक फर्मेंटेशन या फिर एग्रीकल्चरल सॉइल से जो नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है उससे होता है, और इन सब चीजों से यूरोप के एग्रीकल्चरल एमिशन पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर यूरोप को अपना एग्रीकल्चरल एमिशन पे कंट्रोल करना है तो उन्हें यूरोपियन यूनियन या यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे बीएसएफ केमिकल है या रेवे है, ये इन सब कंपनी के पीछे जाना पड़ेगा। पर ये सभी को पता है कि यूरोपियन यूनियन इतने आराम से इनके पीछे जाने वाला नहीं है। और अब इससे एक नई चीज हो गई है, इससे नई चीज ये हो रही है कि धीरे धीरे सबको पता चलता जा रहा है कि इस प्रॉब्लम को देखने की जगह, फार्मर्स प्रोटेस्ट को देखने की जगह, यूरोप में चाहे वो जर्मनी के मिस्टर शूल्ज हो, चाहे वो फ्रांस के मिस्टर मैक्रोन है, वो अभी भी प्रॉब्लम को सही तरीके से नहीं पकड़ना चाह रहे। शोल्ज अभी भी कह रहे हैं कि अगर यूएस ने यूक्रेन की मदद नहीं करी तो रशिया वॉर जीत सकता है। मतलब सालों से $1 बिलियन लगा के पूरे फार्मर्स के लिए उनकी मुश्किलें खड़ी करके उनके ऊपर वहां पे इतने बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां पे ऑलमोस्ट एनार्की हो चुकी है। इसके बाद भी जर्मनी को अब यही लग रहा है कि कुछ भी करके रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की मदद करी जाए। आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप इस मैप में ध्यान से देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यूरोप के करीब करीब सारे ही देशों ने अपना जीडीपी का कुछ कुछ हिस्सा रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को एज ए स्पेंडिंग दिया है। जैसे लिथुआनिया ने 1.8% के करीब करीब यूक्रेन को दिया है, उसी तरह पोलैंड ने 1.2% और जर्मनी ने खुद 0.9% अपना जीडीपी का शेयर यूक्रेन को दिया है। अगर आप पूरे यूरोप की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जर्मनी सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है यूक्रेन के लिए। मतलब करीब करीब 22 बिलियन का कंट्रीब्यूशन जर्मनी ने अभी ही कर दिया है। और अब इससे मुश्किल ये हो गई है कि जर्मनी तो एक किस्म से ऐसा बन गया है कि उसने कहा कि भैया अगर सब पत्ते खेल रहे हैं तो मैं अपने पत्तों के साथ ऑल इन जा रहा हूं। पर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो तो जा ही रहे हैं, साथ में अपने साथ यूएस को भी लेकर जाए। मतलब मैं तो डूब रहा हूं पर साथ में अमेरिका का भी डूबना जरूरी है। और इसके लिए आपने शायद स्टेटमेंट पढ़ी ली होगी जहां पे बाइडेन ने कहा है द फेलियर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस इफ इट अकर्स नॉट टू सपोर्ट यूक्रेन इज क्लोज टू क्रिमिनल नेग्लेक्ट। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन को पैसा नहीं दिया तो ये ऑलमोस्ट एक क्रिमिनल इशू होगा। और यही नहीं, the US Senate on Friday edged closer to passing a bill that includes $95.34 billion in aid for Ukraine, Israel and Taiwan। मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने भी सोच लिया है, अमेरिका ने भी ठान ली है कि कुछ भी करके यूक्रेन, ताइवान और इसराइल को वो एड देते रहेंगे, वो दुनिया में लड़ाई करवाते रहेंगे। अब आपको ये तो समझ आ गया है कि जर्मनी भी अपनी तरफ से एड दे रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, फार्मर्स दुखी हैं कि आप यूक्रेन से सस्ते में इतना ग्रेन ला रहे हैं ताकि जेलेंस्की को पैसा मिल सके और वो लड़ सके, और उसके साथ साथ यूएस भी अपनी तरफ से एड दे रहा है। पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा जो आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि जर्मनीज डेज एज एन इंडस्ट्रियल सुपर पावर आर कमिंग टू एन एंड। ये सबको पता चल गया है कि जर्मनी अब इंडस्ट्रियल सुपर पावर नहीं रहा। जर्मनी वो ऐसी कंट्री नहीं रही जहां पे बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे वॉक्सवैगन ग्रुप है, जैसे एडिडास है, जैसे बीएसएफ है, ये सारी कंपनियां अपना सामान मैन्युफैक्चरिंग करती थी। आज की डेट में, आज की तारीख में जर्मनी और इटली दो ऐसे देश हैं जहां पे बिजली सबसे ज्यादा महंगी हो गई है। और यही नहीं है, ये जो रीजन है ये इतना बड़ा रीजन है जिसकी वजह से करीब करीब 82% मतलब 82% जो कंपनियां हैं जर्मनी की वो इससे बहुत चिंतित हो गई हैं। इसका साफ आप समझ सकते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जर्मनी को यह हुई है कि जर्मनी ने रशिया से सस्ती गैस खरीदनी बंद कर दी है। इसका मतलब 10 में से कोई एक ऐसी कंपनी है जो जर्मनी के में हमेशा के लिए बंद होने वाली है। और ये हमेशा के लिए बंद होने वाली कंडीशन 10 साल की नहीं है, अगले 2 साल में 10 में से कोई एक कंपनी जरूर होगी जो जर्मनी में बंद हो जाएगी। और ये सब छोटी मोटी कंपनियां नहीं, वो ये कंपनियां ऐसी जैसे बैसफ है जिसने ऑलरेडी कह दिया है कि वो अपनी 2600 जॉब्स काट रहे हैं जर्मनी में, और लेनेक्सस एजी है जो ऑलरेडी बहुत बड़ा केमिकल जाइंट है जिन्होंने कह दिया है कि वो अपना 7% वर्कफोर्स ले ऑफ कर रहे हैं। तो इससे जर्मनी की इकोनॉमी में क्या हो रहा है? इससे जर्मनी की इकोनॉमी में एक बड़ी ही अनोखी
घटना हो रही है। इसमें जर्मनी में क्या हो रहा है कि कम से कम 15% कंपनियां जो जर्मनी के हैं उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रेस सिग्नल देने शुरू कर दिए हैं। मतलब ये कंपनियां ऐसी हैं जो शायद आने वाले वक्त में अपना लिया हुआ लोन भी सर्विस ना कर पाए। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं, ये काफी बड़ा नंबर है। अगर आप फ्रांस से, अगर आप स्पेन से या इटली से बात करें, फ्रांस में सिर्फ 8% है। तो असल में ये एक बहुत अच्छा मौका है कि जो दूसरे देश की कंपनियां या कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जो जर्मनी में जाके कंपनियों को खरीदना चाहते हैं, वो सस्ते में ये डील ले सकते हैं। ये कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, पर ये अब इसका मतलब ये है कि एक किस्म से जो कंपनियां जिन्होंने बहुत ही हायर रेट पे लोन लिए थे उनके अब फंसने के चांसेस हैं। ये वो फैमिली बिजनेसेस हैं जर्मनी के जो अब बिकने वाले हैं। और कमाल की बात यह है कि जर्मनी में जब ये सब हो रहा है, शायद आप सबने टकर कार्लसन का इंटरव्यू सुन लिया होगा जहां पे पुतिन ने साफ साफ बोला है कि वो यूरोप में किसी भी देश को हमला नहीं करना चाहते हैं। जर्मनी में अनफॉर्चुनेटली ये बोल दिया गया है कि पुतिन कुड अटैक नेटो इन 5 to 8 years। मतलब जर्मन मिनिस्टर्स ऑलरेडी इस बात से बहुत चिंतित हो गए हैं। वो पूरा चाहते हैं कि अब जर्मनी रशिया से लड़ाई की तैयारी करे। और यही नहीं, शायद आप लोगों ने कुछ दिन पहले ये न्यूज भी सुनी होगी जहां पे ट्रंप ने कहा था कि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे वो सारे नेटो पार्टनर्स को बोलेंगे कि जो भी 2% से कम स्पेंडिंग कर रहा है उसको अमेरिका नहीं बचाएगा। तो मतलब आप ये तो समझ गए होंगे कि बेसिकली एक बहुत ही बड़ा डीप प्लान चल रहा है यूरोप में, जहां पे यूरोपियन फार्मर्स को खत्म किया जा रहा है। उनके बहुत ही मेरे ख्याल से 2 से 5 साल में ऐसा वक्त आएगा जहां पे यूरोप में करीब करीब इंडिविजुअल लेवल की फार्मिंग खत्म हो जाएगी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ही कर पाएंगे। और यही नहीं, दूसरी बात, जर्मनी जो जो यूरोप का दिल है, हार्ट ऑफ यूरोप है, उसको डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया जाएगा। और उसके बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स को जिन्होंने बहुत सारा लोन लिया है उन्हें अमेरिका, शायद एशिया, शायद इंडियन कंपनियां खरीद लें। तो यूरोप मेरे ख्याल से 5 से 10 साल में बहुत बुरी उनकी इकोनॉमिक हालत होने वाली है। और अब तो ये वक्त ही बताएगा कि वो किस दशा या दिशा की तरफ जाते हैं। आशा करता हूं आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया करके इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस पे कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे ये पता चलता है कि इस टॉपिक के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।